दोस्तों एफडी पर टीडीएस नहीं कटवाना चाहते हैं तो अब आपको फॉर्म 15G या 15H को नहीं भरना होगा, बल्कि आप भरेंगे फॉर्म नंबर 121। 1 अप्रैल से सभी बैंकों और पोस्ट ऑफिस में ये नया नियम आ चुका है। पहले 15G वो लोग भरते थे जिनकी की उम्र 60 साल से कम है, और 15H फॉर्म होता था सीनियर सिटीजन्स या सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए। लेकिन अब सिर्फ एक ही फॉर्म होगा, फॉर्म नंबर 121 है, और इसे आप तब भी भर सकते हैं जबकि आप 60 से कम के हैं, और अगर 60 से ऊपर के हैं तब भी आप यही फॉर्म भरेंगे। सभी बैंक और पोस्ट ऑफिस में ये फॉर्म अवेलेबल है। लेकिन अगर ये फॉर्म आपको नहीं मिल पा रहा है तो हम आपको ये भी बताएंगे कि आप कहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी जो मेन प्रॉब्लम इस फॉर्म में आ रही है वो ये कि कॉलम्स यहाँ पे बहुत छोटे दिए हुए हैं, तो इनमें कैसे आपको इन्फॉर्मेशन को फिल करना है वो भी हम वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये फॉर्म हमें कब जमा करना होता है। तो आप इसको साल के स्टार्टिंग में ही, अप्रैल में ही बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जमा कर दें, जिससे कि बैंक पूरे साल आपकी इनकम पर टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप जून या जुलाई में जाकर ये फॉर्म जमा करते हैं तो जो आपका फर्स्ट क्वार्टर होगा अप्रैल में जून वाला, उसमें टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। इसलिए ये फॉर्म हमेशा स्टार्टिंग में ही, अप्रैल में ही जाकर जमा कर दें। अगर बैंक में फॉर्म अवेलेबल नहीं है तो आप इसे बैंक की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर वहां पर भी अवेलेबल नहीं है तो आप इसे इनकम टैक्स की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि इस फॉर्म को कैसे फिल किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 393 सबसेक्शन 6 फॉर रिसीट ऑफ सर्टेन इनकम्स विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स। सेक्शन 393 ये टीडीएस का सेक्शन है, जो हमारा नया एक्ट आ गया है, इनकम टैक्स एक्ट 2025। उसमें सारे टीडीएस के सेक्शंस को सेक्शन 393 में कर दिया गया है। पहले टीडीएस के सेक्शंस होते थे 194 से स्टार्ट होते थे, और जो एफडी का इंटरेस्ट होता था वो सेक्शन 194A में कवर होता था। तो अब सारे टीडीएस के सेक्शंस 393 से स्टार्ट होंगे। इस फॉर्म में 2 पार्ट दिए हुए हैं, एक है पार्ट ए और दूसरा है पार्ट बी। नीचे आपको मिलेगा पार्ट बी, तो आपको फिल करना है पार्ट ए, और जो ये पार्ट बी है ये आपका बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस फिल करेगा। और इस फॉर्म में नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस भी मिलेंगे कि किस तरह से आपको फॉर्म को फिल करना है। तो अब हम आ जाते हैं पार्ट ए पर। अब सबसे पहले हम फॉर्म को डाउनलोड कर लेते हैं, जिससे कि जो इन्फॉर्मेशंस हम यहाँ पर फिल करेंगे उसके लिए हमें स्पेस मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम इनकम टैक्स की साइट पर जाएंगे, incometaxindia.gov.in। ये वो साइट नहीं है जहां पर हम लोग ई फाइलिंग करते हैं, वो डिफरेंट साइट है। वो होती है incometax.gov.in, और ये है incometaxindia.gov.in। यहाँ पर हमें टैक्स रूल्स में मिलेगा फॉर्म्स डाउनलोड। यहाँ पर इनकम टैक्स फॉर्म्स 2026, यहाँ सर्च में हम लिखेंगे फॉर्म नंबर 121। यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे और हमारा ये फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, फॉर्म नंबर 121। अब हमें इस फॉर्म में फिल करना है, क्योंकि ये पीडीएफ फॉर्म है तो इसमें हम फिल नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इस फॉर्म को वर्ड में कन्वर्ट करेंगे। वर्ड में कन्वर्ट करने के लिए आपको गूगल पर कन्वर्टर्स मिल जाएंगे, पीडीएफ टू वर्ड कन्वर्टर ऑनलाइन, वहां से हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट करना है अगर आप जानना चाहते हैं तो इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है। वर्ड में कन्वर्ट हो जाने के बाद ये फॉर्म हमें कुछ इस तरह से मिल जाएगा, और यहाँ पर हम एडिटिंग भी कर सकते हैं, कोई चीज़ डिलीट करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं। अब हम इसे फिल करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर नाम देना है। जो भी इंस्ट्रक्शंस इस फॉर्म के लास्ट पेज पर दिए गए हैं तो हमने यहाँ पर उसी इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से फिलिंग की हुई है। जैसे कि यहाँ पर आपको नाम देना है, उसमें आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम तीनों होने चाहिए। और अगर पैन में आपका नाम डिफरेंट है तो आपको ध्यान रखना है कि जो नाम आपका पैन में है वही नाम आप यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर गलत मत कर दीजिएगा। जो आपका नाम पैन में है वही नाम यहाँ पर होना चाहिए। इसके बाद एड्रेस है, तो एड्रेस में आपको हाउस नंबर, कॉलोनी कौन सी है, सोसाइटी है तो सोसाइटी कौन सी है, सिटी कौन सी है, स्टेट कौन सा है, पिन कोड नंबर क्या है, फुल एड्रेस आपको यहाँ पर देना है। वर्ड में कन्वर्ट करने का ये फायदा है कि आप यहाँ पर एंटर मार के कॉलम को बड़ा भी कर सकते हैं। आपको जितना भी बड़ा यहाँ पे एड्रेस लिखना है तो आप एंटर करके इसमें स्पेस बढ़ा सकते हैं। देन यहाँ पर पैन नंबर देना है 3rd नंबर पॉइंट पर। स्टेटस में इंडिविजुअल लिखेंगे, रेसिडेंशियल स्टेटस में रेसिडेंट लिखेंगे। अगर आप एनआरआई हैं तो ये फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। 5th ए नंबर पॉइंट है, इफ रेसिडेंट इंडिविजुअल वेदर एज इज 60 years और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। टैक्स ईयर 26-27 की बात कर रहे हैं हम।
अगर इस टैक्स ईयर में आप 60 ईयर्स या मोर हैं तो आप येस पर क्लिक करेंगे, और अगर आप 60 से कम हैं तो नो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं, एडिट कर देंगे और येस कर देंगे इसको। फिर यहाँ पर आपको ईमेल आईडी दे देनी है। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर में कंट्री कोड देना है, जिसमें हम +91 लिखेंगे जो कि इंडिया का कंट्री कोड है, और यहाँ पर अपना टेलीफोन नंबर दे देंगे। इस कॉलम को भी हम एंटर करके बड़ा कर सकते हैं। आप चाहें तो फॉर्म को फिल करके बाद में इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, या फिर आप ब्लैंक फॉर्म को भी प्रिंट कर सकते हैं और बाद में आप इसमें पेन से फिलअप कर सकते हैं। फिर 8th नंबर पॉइंट है टैक्स ईयर फॉर विच डिक्लेरेशन इज मेड। तो टैक्स ईयर में यहाँ पर हम 26, 27 ही लिखेंगे। अब फाइनेंशियल ईयर या फिर असेसमेंट ईयर नहीं होगा, तो टैक्स ईयर 26, 27 हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है 9th नंबर पॉइंट से सारी इनकम की डिटेल्स स्टार्ट हो जाती हैं। एक एक करके हम ये पॉइंट्स भी डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर आपको कौन सी इनकम्स दिखानी होंगी। तो सबसे पहले है नेचर ऑफ इनकम। कौन सी इनकम के लिए आप ये फॉर्म जमा कर रहे हैं, इसके लिए आपको नीचे नोट दिया हुआ है। लास्ट पेज पर जाएंगे तो यहाँ पर इनकम की डिटेल्स दी हुई हैं। 5th नंबर पॉइंट में दिस एप्लीकेशन इज एप्लीकेबल फॉर फॉलोइंग इनकम्स। तो आप एफडी के लिए अगर ये फॉर्म दे रहे हैं तो यहाँ पर ई नंबर पॉइंट में है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट अदर दैन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज बाय अ बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो एफडी के इंटरेस्ट के लिए 5E एप्लीकेबल होता है। तो इस पॉइंट में आप एफडी इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं, और या फिर आप 5E भी लिख सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। 10th नंबर पॉइंट है एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज मेड। मतलब कितना आपका एफडी का इंटरेस्ट है जिसके लिए आप ये फॉर्म जमा कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं चाहिए है, एस्टिमेटेड इनकम बोला गया है। मान लेते हैं कि आपकी एफडी है 10 लाख रुपए की, जिस पर कि 7% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो एस्टिमेटेड इनकम हो गई 70,000 की। तो एस्टिमेटेड इनकम में हम यहाँ पर 70,000 लिख देते हैं, जो हमारा एफडी का इंटरेस्ट है। 11th नंबर पॉइंट है डिटेल्स ऑफ फॉर्म नंबर 121 अदर देन दिस फॉर्म फाइल्ड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। अगर इससे पहले भी आप किसी बैंक में ये फॉर्म जमा कर चुके हैं तो आपको येस या नो यहाँ पर देना है। अगर किसी और बैंक में जमा कर चुके हैं तो यहाँ पर येस लिखेंगे, और अगर ये आपका पहला बैंक है, इससे पहले आपने किसी बैंक में फॉर्म नहीं दिया है, तो आप यहाँ पर नो लिख देंगे। 11A में है टोटल नंबर ऑफ फॉर्म नंबर 121 फाइल्ड अर्लियर। इससे पहले आप कितने बैंक्स में ये फॉर्म जमा कर चुके हैं, या फिर आप कितनी जगह पर ये फॉर्म जमा कर चुके हैं। तो ये आपका पहला बैंक है, इसलिए आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। 11B पॉइंट है एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर विच फॉर्म नंबर 121 वर फाइल्ड। यहाँ पर आपको टोटल इनकम देनी है जिसके लिए आपने दूसरे बैंक्स में फॉर्म नंबर 121 को फाइल किया है। जैसे कि मान लेते हैं कि किसी दूसरे बैंक में भी आपको एफडी इंटरेस्ट मिल रहा है और वो आपको 1 लाख रुपए का मिल रहा है, और जैसे कि यहाँ पर 70,000 मिल रहा है, उस बैंक से आपको 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो यहाँ पर आप 1 लाख रुपए एफडी इंटरेस्ट लिख देंगे, जिसके लिए आपने दूसरे बैंक में भी फॉर्म 121 को फाइल किया हुआ है। और अगर आपका ये पहला फॉर्म है, आपने अभी किसी दूसरे बैंक में जमा नहीं किया है, तो यहाँ पर भी आप नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। 12th नंबर पॉइंट में आता है एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज मेड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। सम ऑफ कॉलम 10 एंड 11B। 10 है ये 70,000 वाला, और 11B है ये वाला जिसमें कि आपने दूसरे बैंक में भी डिक्लेरेशन सबमिट किया हुआ है। अगर दूसरे बैंक से भी आपको कुछ इनकम रिसीव हो रही है तो वो सब टोटल आपको यहाँ पर देना है। अगर 1 लाख रुपए वहां से भी आपको मिल रहे हैं और 70,000 यहाँ से मिल रहे हैं, तो यहाँ पर आप टोटल 1,70,000 लिख देंगे। और अगर ये आपका पहला फॉर्म है, जो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, वही आ जाएगा 70,000। इसके बाद 13 नंबर पॉइंट आता है जिसमें लिखा है एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ द टैक्स ईयर इंक्लूडिंग द इनकम मेंशन्ड इन कॉलम नंबर 12। यहाँ पर आपको पूरे साल की अपनी टोटल इनकम बतानी है। टोटल इनकम मतलब हमारे 5 हेड ऑफ इनकम होते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो जितने भी 5 हेड होते हैं, उन 5 हेड में आपकी एस्टिमेटेड टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, प्लस एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम जो हमने 12 नंबर पॉइंट में ली है, ये सब कुछ आपको इंक्लूड करके बताना है।
और फॉर्म 15G और 15H को भरने की एक कंडीशन ये भी होती है कि अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जामिशन लिमिट से ज़्यादा है तो आप इन फॉर्म्स को नहीं भर सकते हैं। तो वही कंडीशन फॉर्म नंबर 121 के लिए भी है। अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जामिशन लिमिट से ज़्यादा है तो फिर आप फॉर्म नंबर 121 को नहीं भर सकते हैं। अगर आपने ये फॉर्म भर के दिया बैंक में तो वो इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आपकी एस्टिमेटेड टोटल इनकम 4 लाख रुपए तक होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप जो इनकम देंगे वो आपकी 4 लाख रुपए के अंदर होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो यहाँ पर आप 12 लाख तक इनकम दे सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा आपने दिखाई तो बैंक एक्सेप्ट नहीं करेगा। और अगर आप 60 साल से कम हैं तो आप कोशिश करिए यहाँ पर आप 4 लाख से ज़्यादा ना दिखाएं, वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 14th नंबर पॉइंट में है डिटेल्स ऑफ ITR फाइल्ड फॉर प्रीवियस 2 टैक्स ईयर्स। पिछले 2 साल की ITR की डिटेल्स देनी है यहाँ पर। तो ये हमारा करंट जो टैक्स ईयर है ये है 26-27, तो इसके पिछले वाला हो जाएगा टैक्स ईयर 25-26 और उसके पिछले वाला हो जाएगा टैक्स ईयर 24-25। लेकिन अप्रैल 2026 तक आपने इस वाले साल का रिटर्न फाइल नहीं किया होगा, क्योंकि ये तो अब फाइल होगा जुलाई में, इसकी डेट आएगी जुलाई में फाइल होगा, तो ये वाला तो अभी आपका फाइल नहीं हुआ होगा। इसलिए हम यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम दे सकते हैं 24-25 और दूसरे साल के लिए हम यहाँ पर दे सकते हैं टैक्स ईयर 23-24। यहाँ पर दोनों साल का एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाएगा। यहाँ पर आपको रिटर्न इनकम लिखनी है, मतलब आपकी टोटल इनकम जिस पर की टैक्स की कैलकुलेशंस होती हैं, नेट इनकम यहाँ पर देनी है। इसके बाद डिक्लेरेशन है, इसमें आप फिर से अपना यहाँ पर फुल नेम लिखेंगे। ये नेम आपका पैन के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। यहाँ पर पैन नंबर देंगे। इसके बाद यहाँ पर प्लेस है, डेट है, यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है। आप इस फॉर्म का प्रिंट निकाल के यहाँ पे सिग्नेचर कर सकते हैं। और फिर जो ये पार्ट बी है ये आपको फिल नहीं करना है, ये आपका बैंक फिल करेगा। और इसके बाद इसमें यहाँ पर नोट्स दिए हुए हैं, ये नोट्स आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा। फॉर्म 121 अभी बहुत सारे बैंक्स पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल नहीं है, वहां पर अभी भी 15G 15H ही एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। तो ये फॉर्म आप साइट से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने बैंक में जाकर दे सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि बाद में बैंक आपको फिर से कॉल करें कि 15G 15H वैलिड नहीं है, आप फिर से आइए फॉर्म नंबर 121 को भरने के लिए। इसलिए टाइम सेव करने के लिए आप पहले से ही बैंक में फॉर्म नंबर 121 लेकर जाएं और बैंक को नए नियम्स के बारे में भी बता दें कि अब 15G और 15H वैलिड नहीं है TDS रिडक्शन के लिए। अभी PDF में ही अवेलेबल है ये फॉर्म, जल्दी ही ऑनलाइन मोड में भी आ जाएगा। तो तब तक के लिए आप लोग वेट करिएगा और इसी तरह से वर्ड में कन्वर्ट करके फाइल कर लीजिएगा या फिर प्रिंट आउट निकाल कर फाइल कर लीजिएगा। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।